नमस्कार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि नवोदय क्लासेस 2020 पिछले एक साल से आपकी पूरी हेल्प कर रहा है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने दे रहा है। अब वक्त आ गया है नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम। हमारा जो मेन मोटिव था, जो हमारा मेन टारगेट था, उसको पूरा करने का हमें एग्ज़ाम देकर पूरा करेंगे तो उसका हमें चांस मिल गया, क्योंकि काफ़ी 2-3 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था, जिसके कारण काफ़ी बच्चे मायूस हो गए थे। लेकिन अब 11 अगस्त को फिक्स है। ठीक है, और हमें मौका मिल गया है कि इस एग्ज़ाम को पास करके नवोदय जाना ही जाना है। तो उसी के सेशन में जो हमारी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, तो वो रेगुलर आपकी चल रही है। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर करीब हो गए हैं, 1-2 कुछ बचे हैं, वो भी मैं जल्दी ही आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन जो मकसद है आज की क्लास का, वो है गणित के जो मैथ टेस्ट होता है, जो गणित के महत्वपूर्ण टेस्ट प्रश्नों की जो सीरीज है, वही है आज का टॉपिक। ठीक है, गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी करवाना जरूरी है, क्योंकि हर बार चैप्टर वाइज करवाना भी जरूरी है, ये भी करवाना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर वाइज में सिर्फ हम एक चैप्टर के बारे में सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे। अब किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब इस क्लास में सीखेंगे। और इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जैसे ही क्लास खत्म होगा वैसे ही हमेशा की तरह आपको एक ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएगा। मैथ टेस्ट मिलेगा, 20 क्वेश्चन होंगे मैथ्स, जैसे नवोदय विद्यालय में 20 प्रश्न आते हैं, वैसे एक मैथ टेस्ट मिलेगा आपको। तो आप उसको देखकर आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें नवोदय विद्यालय में कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। भाई हमें 25% दर ही दी है, क्या दी है, दर ही दी है, 25% दर दी है। समय हमें पूछा है कि कितने समय में वह अपने की 3 गुनी हो जाएगी। एक हिंट दिया हुआ है कि समय पूछा है, और वह कितने समय में अपने 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाने का मतलब क्या है कि अगर हम मूलधन क्या मानते हैं, मूलधन हम x मानते हैं, मूलधन क्या मानते हैं, मूलधन को x 100 मानते हैं। ठीक है, जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि कितने समय बाद वो इतनी दर से 3 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है, तो उस वक्त हमें हमेशा मूलधन 100 मानना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि कितने समय बाद वह अपनी 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी का मतलब क्या होता है, 300 रुपये। वह कितने समय बाद 300 रुपये हो जाएंगे। अब हो जाएंगे यानी कि टोटल होगा। टोटल का मतलब क्या होता है, मिश्र धन होता है, यानी कि मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा 300 रुपये। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, तो ब्याज का मतलब क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ब्याज को ज्ञात करेंगे तो मूलधन प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। तो मिश्र धन कितना है, 300 में से 100 को घटाएंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा, 200 हमारा ब्याज आ गया। मूलधन 100 है, और हमें अब क्या ज्ञात करना, समय ज्ञात करना है। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100, ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन भाई 100 माना था, तो यहाँ पर 100 इंटू दर कितनी है, दर 25% है, तो 25 इंटू समय हमें ज्ञात करना है, तो x बट्टे 100 हमेशा लगाना है, तो 100। अब यहाँ पर देखो 200 हमारा क्या आया, ब्याज है, तो यहाँ पर दो ब्याज के नीचे क्या लिख देते हैं, 100, 200। ठीक है, तो फिर 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 25 गुना x। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 25 यहाँ पर गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 200 बट्टे 25 बराबर x।
ठीक है। समय ज्ञात कर रहे हैं, समय को x माना है। यहाँ पर देखो 25 एकम 25, 25 अठे 200, यानी कि x कितना आ रहा है 8। अब हमें समय पूछा है तो 8 वर्ष होगा। कितना होगा 8 वर्ष। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी तरीके से बताया, किसी में भी कोई ट्रिक यूज नहीं की है जो कि आप एग्जाम में जाकर भूल सकते हो, ठीक है। बहुत ही भी इजी तरीके से बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन का टारगेट है, हम आज कम से कम 20 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। जितने भी मिनट की क्लास होगी, ठीक है, पूरे 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप भी काउंट करते रहना कि कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो देखते हैं आगे आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 12 किग्रा आलूओं का मूल्य 360 रुपये है, तो 8 किग्रा आलूओं का मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखो 12 केजी आलू का मूल्य कितना है। 12 केजी आलू का मूल्य है 360 रुपये। कितना है 360 रुपये। तो हमें पूछा है कि 8 किग्रा का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया हुआ हो कि 12 किलो आलू का मूल्य 360 रुपये है, तो 5 किलो या 8 किलो या 2 किलो या 16 किलो का मूल्य क्या होगा, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम 1 किलो का मूल्य ज्ञात करेंगे। 1 किलो का मूल्य कितना है, तो यहाँ पर 12 किलो का इतना है, तो 1 का कितना हो जाएगा, तो 360 बटे 12, ठीक है। 12 एकम 12, 12 तिया 36, ठीक है। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। 1 किलो का मूल्य कितना है, 1 किलो का मूल्य 30 है। अब 1 किलो का मूल्य 30 है, तो 8 किलो का कितना होगा, तो 30 × 8, तो 0 का 0, 8 तिया 24, यानी कि 240 रुपये हमारा 8 किलो आलू का मूल्य कितना हो जाएगा, 240 रुपये। समझ में आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको 1 किलो का मूल्य निकालना, या फिर 1 यूनिट, कुछ भी हो सकता है, 1 किलो होगा, 1 मीटर होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 का मूल्य निकालना, उसके बाद हमें उसको गुणा कर देना है, ठीक है। जितने का पूछ रहा है उससे गुणा कर देना। समझ आ रहा है। बहुत ही मतलब कि इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। इस क्लास को आप देखोगे ना, तो सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से मैं भी समझा रहा हूँ आपको। अगला प्रश्न क्या है, एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदी गई तथा 180 रुपए में बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत बताओ। भाई यहाँ पर देखो, खरीदा कितने में, 150 रुपए में खरीदा है, 150 रुपए में खरीदा है, ठीक है। 150 में खरीदा, बेचा कितने में, तो बेचा यहाँ पर 180 रुपए में बेचा है। हमें क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब यहाँ पर देखो, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य तो हमारा दिया हुआ है, खरीदा, जो खरीदने का मूल्य होता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं, जो बेचने का मूल्य होता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है 100 भी पड़ा। अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या है, लाभ का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। सारे फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 180 माइनस 150, तो कितना आ जाएगा 30, साथ मतलब लाभ कितना आ गया 30। तो यहाँ पर देखो, लाभ बटे 30 बटे क्रय मूल्य कितना है 150 इंटू 100, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर 3 एकम 3, 5 तिया 15, 5 आएगा, 5 एकम 5, 20 बिंदु 100, यानी कि आंसर कितना आ रहा है 20। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20% लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन तो इजी है, आपको समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, ठीक है। अगर नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊं, ठीक है। कोई भी मतलब ट्रिक यूज नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और ट्रिक मुझे यूज भी नहीं करनी है, ठीक है। ट्रिक तो उन जगह पर यूज करनी है जहाँ पर टाइम कम होता है और पेपर हम फटाफट से कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका टाइम है ना, जो पेपर के अनुसार बनाया हुआ है, यानी कि बच्चा आराम से कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक होल की लंबाई 4.8 मीटर गुणा 3.6 मीटर है।
1.2 मीटर वाली कितनी वर्गाकार टाइलें उसके फर्श को पूरा पूरा ढक देगी। यानी कि एक होल है, आयताकार होल है, यहाँ पर देखो एक आयताकार होल है। ये मैं क्वेश्चन पहले से करवा चुका हूँ। और कौन सी कक्षा में करवाया, मैंने इस क्वेश्चन को आपका जो क्षेत्रफल और परिमाप वाला है चैप्टर उसमें मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, फिर से वापस आ गया तो वापस करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4.8 इंटू 3.6। ठीक है, ये एक फर्श है, ठीक है, आयताकार, उसकी माप है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1.2 मीटर यानी कि एक वर्गाकार टाइल है। वर्गाकार टाइल का मतलब यानी सभी भुजाएं बराबर होगी, तो 1.2 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें इसमें कितनी आ सकती है। तो मैंने पहले आपको बता दिया, जब भी टाइलों की संख्या या किसी की भी संख्या ज्ञात करनी हो तो बड़े का क्षेत्रफल बट्टे छोटे का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल बट्टे छोटे का क्षेत्रफल। अब इसको कैसे करेंगे यहाँ पर समझना। ठीक है, क्षेत्रफल तो बड़ा क्या है, यहाँ पर हमारा आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, बट्टे छोटा क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा। ठीक है, भुजा गुना भुजा। अब हमें इसका मान रख देंगे तो 4.8 इंटू 3.6 बट्टे 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, यहाँ पर देखो एक अंक के बाद पॉइंट ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों को काट दो। ठीक है, इधर भी एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 12 एकम 12, 12 चौको 48, 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी कि ऊपर क्या बच रहा है, 4 गुना 3। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। यानी कि हमारी जो इस फर्श में जो टाइलें लगेगी उनकी संख्या क्या होगी, 12 टाइलें। कितनी टाइलें लगेगी, 12। समझ में आ गया। जब भी टाइलें निकालनी हो तब बड़े का क्षेत्रफल बट्टे छोटे का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार पार्क की विमाएं 100 मीटर गुणा 60 मीटर है। यदि 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया जाए तो पथ का क्षेत्रफल क्या है। भाई साहब यहाँ पर देखो एक आयताकार, क्या है, आयताकार पार्क है, ये आयताकार पार्क है। ठीक है, आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई दे दी 100 मीटर और 60 मीटर। अब यहाँ पर क्या किया, 2 मीटर चौड़ा, यानी कि यहाँ पर सभी और 2 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 2 मीटर चौड़ा है यहाँ पर, यानी कि 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, 2 मीटर सबकी और 2 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो इसको हम बढ़ाया जाए और बीच में एक और मतलब की बाड़ लगाई जाती है या फिर पथ रास्ता बनाया जाता है। तो ये बीच वाला रास्ता है ना, इसका क्षेत्रफल पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो बेसिक तरीका है वो यही है कि जो बड़े का क्षेत्रफल है, यानी कि बड़ा भी एक आयत ही है, बड़ा भी आयत है, बड़े वाले क्षेत्रफल में अगर छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पीछे ये साइड वाला जो पथ है वही बचेगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वाले क्षेत्रफल का हम क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, क्योंकि बड़े वाले की न तो हमें लंबाई दी हुई है न तो चौड़ाई दी हुई है, लेकिन एक चीज दी हुई है। यहाँ पर देखो 2 मीटर बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 100 था, 2 और 2 4 बढ़ रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, यानी कि 4 बढ़ रहा है, पहले 60 था, अब कितना हो जाएगा, 64। तो बड़े की भी लंबाई चौड़ाई आ गई, अब छोटे की भी है, तो अब इसको क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से घटा देते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई 104 इंटू 64। ठीक है, छोटे का कितना आएगा, 100 इंटू 60। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं तो 4 को 104 से गुणा करेंगे तो 4 जो के 16 और 4 एकम 4, फिर क्रॉस का मल्टीप्लाई 6 को करेंगे तो 24 और 6 एकम 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 5 6 और 6 6656 आ रहा है। ठीक है, 6656। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो 1 2 3 जीरो पहले से, तो 2 3 जीरो लगा लिए, फिर 6 को 1 से गुणा किया तो 6, यानी कि 6000 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, 6656, 6656, 6656, और इसका कितना आ रहा है, 6000।
दोनों को घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा 656। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 656 वर्ग मीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग मीटर आएगा क्योंकि सारी भुजाएं यूनिट है वो मीटर में दी हुई। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस रास्ते का ज्ञात करना है। तो बड़े में से छोटे को घटा दो, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये बड़ा वाला है टोटल पूरा, उसमें ये छोटा वाला घटा देंगे तो बीच में साइड वाला ही बचेगा, बीच वाला तो बचेगा नहीं क्योंकि घटा रहे हैं उसको। तो समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, लाइक करना ना भूलें क्योंकि लाइक ही आपके जितने भी लाइक आते हैं ना उसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम दिन में 2-3 वीडियो बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्गाकार पार्क की भुजा, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है तो उसका पार्क का परिमाप क्या होगा। सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये टेस्ट में ये सारे क्वेश्चन वापस से आएंगे। ठीक है, मैंने तो टेस्ट खोल दिया, अब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वर्ग है पार्क का वर्गाकार पार्क है तो वर्ग की कितनी भुजा है, वर्ग की भुजा 100 मीटर दी है। ठीक है, परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 × 100 तो 400 कितना आ जाएगा 400। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधा आपको परिमाप ज्ञात करना और भुजा दे दिए। ठीक है, अगर क्षेत्रफल देता फिर परिमाप पूछता ना तो थोड़ा सा हार्ड मान सकते थे, लेकिन इसको नहीं मानेंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दो व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। भाई साहब ठीक है, यदि उनकी चालें 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं प्रारंभ में उनके बीच की दूरी कितनी है 25 किलोमीटर है, वह कितने बजे आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे भाई, 25 किलोमीटर की दूरी है, दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी है 25 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है, दोनों जा रहे हैं, ए की चाल कितनी है, ए की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना जाएगा 4 किलोमीटर। और इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये 6 किलोमीटर 1 घंटे में 6 किलोमीटर इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कितनी देर में बाद पहुंच जाएंगे, कितने बजे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि कितने समय बाद पहुंचेंगे, और उसके बाद जो हमें 7:30 बजे रवाना हुए वो तो बता दिया, उसमें समय को जोड़ देंगे तो टाइम आ जाएगा हमारा। अब पहले पता करते हैं कि इसमें कितना जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये 4 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में और ये 6 किलोमीटर आएगा 1 घंटे में, यानी दोनों का समय कितना लग रहा है 1 घंटा। दोनों के बीच की दूरी कितनी कम हो गई, तो 6 और 4 10 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, 10 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। 1 घंटे में एक ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर कम हो गई। और घंटा समय कितना लग रहा है, दोनों को 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, अब वापस से और जाएंगे तो दोनों के बीच की दूरी और कितनी कम हो जाएगी, तो दूरी यहाँ पर 10 और 10 20 हो जाएगी, और समय कितना हो जाएगा 2 घंटे। अब यहाँ पर देखो 20 किलोमीटर हो गए, अब इनके बीच की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, कितनी है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये मतलब कि 5 किलोमीटर है, कितनी है 5 किलोमीटर। अगर देखो यहाँ पर देखो ये मतलब कि ये 5 किलोमीटर की दूरी है, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आएगा और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, इधर आएगा। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, तो 1 घंटे में जा रहा, 1 घंटे में जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें यूनिट घंटे को मिनट में करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा मिनट में, ताकि ये भी कम, कितने मिनट में जा रहा है, इतनी देर घंटे में जा रहा था लेकिन अब दूरी क्या है कम है, तो उसको मिनट में करेंगे। मिनट में कैसे करेंगे, अब 1 घंटे में
1 घंटे में ये 4 किलोमीटर जा रहा है, ये 6 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि 60 मिनट में ये 4 किलोमीटर जाएगा, ये 60 मिनट में 6 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, अब 4 किलोमीटर 60 मिनट में जा रहा है, तो ये 30 किलोमीटर 30 मिनट में कितना जाएगा, 30 मिनट में ये 2 किलोमीटर जाएगा, 30 किलोमीटर में ये 2 किलोमीटर जाएगा, और ये 30 किलोमीटर में कितना जाएगा, तो ये भी 30 किलोमीटर में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर में 3 किलोमीटर, क्योंकि उसका आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 2 किलोमीटर इधर जाएगा और ये 3 किलोमीटर इधर आएगा, तो यानी कि आपस में मिल जाएंगे, टोटल भी 5 किलोमीटर हो रहे हैं, यानी कि 2 घंटे तो लग गए। उसके बाद उससे आगे कितना टाइम लग रहा है, आगे कितना लग रहा है, आधा घंटा, यानी कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, 2 घंटे और 30 मिनट। ये आप मतलब कि आपके पास कोई फॉर्मूला है ना, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूलों को कम कर दो। ठीक है, हम अपने दिमाग से सोचें कि हाँ इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, फिर इतना टाइम लगेगा, तो वैसे करेंगे ना तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले वाले भी होंगे, कोई दो मतलब कि गुंजाइश नहीं है कि नहीं होंगे, सही तो वो भी होंगे, लेकिन फॉर्मूला अगर आप आगे जाकर भूल गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बेसिक तरीका बता रहा हूँ। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे 30 मिनट का। अब वो सुबह सुबह कितने बजे रवाना हुआ था, तो 7:30 पर रवाना हुआ, 7:30 पर हुआ। अब उसको समय कितना लग रहा है, 2 घंटे 30 मिनट का, तो 30 और 30 यानी कि 30 मिनट जोड़ेंगे तो 8 बज जाएगी, 8 में 2 घंटे जोड़ेंगे तो कितना बज जाएगा, 10 बज जाएगी। तो कितना बजे पहुंचेगा, 10 बजे वो दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। समझ आ रहा है, बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में नहीं आया हो ना तो कमेंट जरूर कर दें, कमेंट करके हमें बता दें कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया और वो क्वेश्चन कहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंक दिए हुए अंकों से बनने वाली 5 अंकीय संख्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, अंक दे दिए यहाँ पर। ठीक है, 7 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया और 0। इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या क्या है जब एक अंक एक बार ही प्रयोग हो। अब यहाँ पर एक पीछे लाइन जो बोली है ना, जब एक अंक एक बार ही प्रयोग हो, अगर ये नहीं भी बोलता ना तो भी क्वेश्चन का आंसर वैसे निकलता। अब ये बोल रहा है ना तो भी वैसे ही निकलेगा, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए ये लाइन एक्स्ट्रा दे दी है। ठीक है, तो इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या यानी पहले बड़ा अंक लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर अंत में और सबसे छोटा। तो ये सबसे बड़ी से बड़ी बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो किसी को दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 144 का 3/4 गुना 196 के 2/3 गुना से कितना अधिक है। अब यहाँ पर देखो 144 का 3/4 गुना, ये है ना 96 के 2/3 गुणे से कितना अधिक है। तो इनका पहले मान निकालेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 दिया 12, 2 बचेगा, 6 चौके 24। ठीक है, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, हासिल 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 108। इसका मान कितना आएगा 108। इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी 64। अब ये 64 से कितना अधिक है, तो 64 से कितना अधिक है, 4 और 4 44।
कितना अधिक है, 44 अधिक है। समझ में आ गया। 144 का 3/4 भाग 96 के 2/3 भाग से कितना अधिक है, 44। आपको बस मान निकालना, उसके बाद देखना है कितना अधिक है, बस यही पूछा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 64 64 16 64। इसमें 16 का भाग देने पर आंसर है वो क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम 16 का भाग एक अंक में देंगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब 2 अंकों में देना पड़ेगा, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 के 48, 16 चौके 64, यानी कि 4 बार पूरा भाग जा रहा है, 4 बार जा रहा है। अब आगे कुछ भी नहीं बचा है, अब 1 आ गया। अब 1 में 16 का भाग नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो 0, भाग टूटने पर 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाग टूट गया, 0 आ गया। अब वापस से 2 अंक लेंगे, तो 16 एकम 16, फिर अब 16 पीछे कुछ नहीं बचा है, तो एक 6 ही है, तो 6 में भी भाग नहीं जा रहा है, तो फिर से भाग टूट जाएगा, तो 0। अब पीछे 2 अंक आ गए, तो पहले कितना आया था, 4, 16 चौके 64। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40,104। कितना आ जाएगा, 40,104। ठीक है। जो क्वेश्चन जिस हिसाब से समझाना चाहिए उसी हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है। आपका टाइम भी ज़्यादा खराब ना हो, और जो आपको पूरी तरह से बताना चाहिए वो पूरी तरह से भी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग पूछा, यानी कि क्या क्या गुण, 6, 12, 18, 24 और 30, ये 6 के प्रथम 5 गुण है। अब इसका योग पूछा है। इसका योग आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। जब आपने संख्या पद्धति या फॉर्मूला वाला टेस्ट देखा हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला है, जो जब भी अंतर सबका समान हो ना, तो उसकी जगह वो फॉर्मूला एकदम सेट रहता है, उसको आप फॉर्मूला से आप कर सकते हो। तो वहाँ पर योग का फॉर्मूला क्या था, योग का फॉर्मूला था कुल संख्या कोष्टक में प्रथम संख्या, ठीक है, प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था उस वक्त। तो यहाँ पर देखो कुल संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 कुल संख्याएं। प्रथम संख्या क्या है, 6 है, प्लस अंतिम संख्या क्या है, 23 है, बट्टे 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 5 और 6 और 30, 36, ठीक है, 36 बट्टे 2, ठीक है। 5 सही 36 बटे 2। अब 36, 2 एकम 2, 18 दूनी 36, ठीक है। तो 5 गुणा 18 बच गए, 5 इंटू 18, 8 पंजू 40, हसल 4, 5 और 4 9, 18 पंजू 90, ठीक है। यानी कि आपका आंसर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। पहला तरीका तो था ये, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से करना, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, यहाँ पर क्या क्या, 6, 12, 18, 24 और 30, ये तरीका। अब यहाँ पर देखो सबको जोड़ना है, तो यहाँ पर देखो 6 + 12 + 18 + 24 + 30। अब यहाँ पर देखो, मैं अगर 6 को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो पीछे क्या बचे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, यानी कि ये बचेगा। अब इनको जोड़ दो, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है। तो कितना आ गया, 6 कोष्टक में 15, 6 को 15 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 छके 90। किसी भी तरीके से करो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भिन्न दी हुई है, 3/4 + 4/5 + 8/25। इसका दशमलव रूप क्या होगा, इसका दशमलव रूप क्या होगा। तो पहले तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद दशमलव रूप ज्ञात करेंगे। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 25 और 4 का 100 आ जाएगा, ठीक है। 25 और 4 का 100 आ जाएगा। फिर
100 में 4 का भाग देंगे तो 25, 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75 प्लस 25, 100 में 5 का भाग देंगे तो 20, 20 को 4 से गुना करेंगे तो 80 प्लस 25 में 100 में 25 का भाग देंगे तो 4, 4 को 8 से गुना करेंगे तो 32। ठीक है, अब सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखो 2 0 5 यानी कि 5 और 2 7, फिर 3 और 8 11, 11 और 7 18 बटे 100। अब इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है, नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा लो तो 1 और 2 अंक, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 1.87। समझ में आ गया? बहुत ही क्वेश्चन इजी है। ठीक है, क्वेश्चन सारे इसी प्रकार से होंगे, आपको घबराना नहीं है, आराम से पेपर देके आओ। ठीक है, क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अगला देखो 3.65 इंटू 0.5, इसका मान अगर 1.825 है, 1.825 है तो 365 इंटू 0.5 का मान क्या होगा? अब यहाँ पर देखो भाई 365 ये 0.5 ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0.5 और 0.5 तो सेम है, यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट बीच में कितने अंक का, पॉइंट के बाद 2 अंक है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक है। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 1 2 3, तो टोटल कितने अंक है, 3 है। यहाँ पर कितने हैं, पॉइंट के बाद कुछ अंक नहीं है, यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो गुणा करेंगे तो यही आएगा 1825। ठीक, अब पॉइंट के बाद 1 अंक आ जाएगा, यानी कि 182.5 हमारा आंसर है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है ना? 182.5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट है 17/25 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो। 17/25 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो। जब भी प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करना है। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। ठीक है, 17 को 4 से गुणा करेंगे तो 17 चौके 68। आंसर क्या आ जाएगा? 68%। कितना आ जाएगा? 68%। क्वेश्चन इजी है, बस कोई भी भिन्न दी हुई हो, जब भी प्रतिशत बताया था उस वक्त सबसे पहले यही बताया था, कोई भी भिन्न दी हुई प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो प्रतिशत 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से गुणा करना था और कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन इजी था हमारा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 बचना चाहिए। भाई प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, यानी कि अब यहाँ देखो क्या क्या दिया हुआ है, 1277 दिया हुआ है, 1277 और क्या दिया हुआ है, 1277 और 1368। अब इसमें से कौन सी संख्या का भाग दे कि प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचना चाहिए। अब शेष 3 बच रहा है तो पहले से इसमें 3 को घटा देते हैं ताकि जो भी आएगा वो पूरा पूरा उत्तर आ जाएगा। तो इसमें से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1274। इसमें 3 को घटाएंगे तो 1365। ठीक है, अब इन दोनों का HCF लेते हैं, तो इन दोनों का HCF लेंगे तो 1274 और 1365। अब यहाँ पर देखो 7 का सीधा भाग जाएगा, 2 का इसमें जा रहा है। ठीक है, पर लेने का कोई मतलब नहीं है, 2 का इसमें जा रहा है पर इसके गुणनखंड नहीं होगा तो सीधा 7 का दे देते, 2 का दे नहीं जा रहा है। उसके बाद 3 का, तो यहाँ पर देखो 6 और 3 9, 9 और 10, 10 और 5 15। 3 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 7 14, यानी कि इसमें नहीं जा रहा है। भाई इसका गुणनखंड होगा, ठीक है, इसका गुणनखंड होगा, नहीं इसका नहीं होगा तो फिर वो तो कॉमन तो आएगा नहीं, तो उसको तो लेने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब 3 का नहीं जा रहा है, 5 का इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। अब 7 का देते हैं, तो 7 का देंगे तो 7 दूनी 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, तो 7 एकम 7, 12 को घटाएंगे 7, 5 बचेगा, तो 12 दूनी 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 49, 7 या 8 56। ठीक है, 7 या 8 56, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 182 आ जाएगा।
ठीक है। अगला क्या है, इसमें से 7 को 7 एकम 7, ठीक है, पीछे बचेगा 7 और 6 13, ठीक है। तो 7 या 8 56, 8 और घटाएंगे 7 या 8 56, पीछे कितना बचेगा, 7 या 8 56, 7 नम 63 होता है। तो यहाँ पर 7 नम 63 देखते हैं, ठीक है। तो 7 नम 63 होता है। तो यहाँ पर देखो 63 66 में 63 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, ठीक है, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर 35 आ गया। अब 7 का पहाड़ा बोलेंगे 35 आए, तो 7 पंचो 35, यानी कि 195 आ रहा है। उसके बाद देखते हैं अब 7 का भाग जा रहा है यानी, तो यहाँ पर देखेंगे 7 का अब नहीं जाएगा, अब सीधा 13 का भाग जाएगा, अब सीधा 13 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 13 का इसमें भाग देंगे तो 13 एकम 13, ठीक है, पीछे बचेगा 5, 13 चौके 52, 13 चौके 52, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 13 चौके 52 हो गया। अब इसको देखो इसमें कितना आ रहा है, तो 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, ठीक है, पीछे बचेगा 6, 13 पंजू 65, यानी कि 15 आ रहा है। अब 14 और 15 में कोई भी कॉमन नहीं है, 14 और 15 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 13 और 7 हो गए। तो 7 गुना 13, 7 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 7 91, यानी कि दोनों का जो HCF आएगा वो 91 होगा। तो हमारी जो छोटी से छोटी संख्या होगी कौन सी होगी, 91 हो जाएगी। छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 91। आपको पहले दोनों में से शेष 3 बच रहा है तो शेष को घटा देना, पीछे जो भी आ रहा है इनका HCF निकालना, ठीक है। HCF अब मैंने यहाँ पर शॉर्टकट सीधा ही निकाल दिया क्योंकि टाइम आपका खराब नहीं हो, ठीक है। आपको क्या करना है, अलग अलग फैक्टर ले लेना है, ठीक है। 2 का जा रहा है 2 का 2, 3 का 2, 4 का 2, 5 का, जिसका भाग जा रहा है 2, आपको सरल हो जाएगा। उसके बाद सरल होने के बाद आप सीधा इसको कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग भी कर सकते हो, और किसी का माइंड फर्स्ट चलता है तो वो दोनों को साथ भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलसीएम और एचसीएफ वाला क्वेश्चन था इसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीधा एलसीएम पूछ रहा है तो इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लेना, 114 और 95, 114 और 95 का एलसीएम क्या होगा, लैसे क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसका उत्तर दे देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 1-2 क्वेश्चन ही रहे हैं, तो इन 2 क्वेश्चनों को कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। यहाँ पर देखो 24, ठीक है, प्लस बड़ा कोष्टक 6 माइनस 5, सॉरी 6, फिर छोटा कोष्टक मझला कोष्टक 5 माइनस 2, फिर छोटा कोष्टक 4 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 24 का 24, अब सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, छोटे कोष्टक को, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। अब एक छोटे कोष्टक में 1 में बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 है तो इसमें क्या आ जाएगा, -5 - 2 + 1, ठीक है, ये मझला कोष्टक। अब यहाँ पर देखो 5 में से 2 को घटाएंगे 3, और 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 को मझले कोष्टक से हटाएंगे तो बड़ा वाला कोष्टक आ जाएगा, तो 6 माइनस 4 और बड़ा कोष्टक, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, कितना आएगा 2। अब 2 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या है 24 + 2, तो 24 में 2 को जोड़ेंगे तो 26, कितना आ रहा है आंसर 26। समझ आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये करवा लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन वाला थोड़ा सा आता रहता है तो इसको करवा लेता हूँ। राजेश का भार राम के भार से, राजेश का भार राम के भार से 5 किलो कम है। राम का जितना भी भार है उससे 5 किलो कम है, ठीक है। आगे क्या दिया, नेहा का भार राम से, नेहा का भार राम से 3 किलो ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले x किसको मानना है, ठीक है, यानी कि अब आगे प्रश्न दिया यदि तीनों का कुल भार 103
किग्रा है तो राम का भार क्या होगा, तो हमें राम का भार ज्ञात करना है। तीनों का भी पूछे तो तीनों का भी ज्ञात कर सकते हैं, राजेश का ज्ञात कर सकते हैं, नेहा का भी ज्ञात कर सकते हैं, किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब x किसको मानना, तो यहाँ पर देखो जो भी 2 बार आया है ना नाम उसको x मान लो। तो यानी यहाँ पर हमें राम को x मान लो, तो राम, राजेश और नेहा, ठीक है, राम को x माना। अब राजेश को राम से 5 नंबर कम आए तो x माइनस 5, नेहा को राम से 3 नंबर अधिक आए तो x प्लस 3 बराबर 103, ठीक है। तो यहाँ पर 5 देखो x माइनस 5 प्लस x प्लस 3 बराबर 103, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 और 3 माइनस और प्लस है, यानी कि पीछे कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के 2, x कितने, 1x 2x 3x, कितने x है 3x, तो यहाँ पर 3x माइनस 2 बराबर 103, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3x बराबर 2, यहाँ पर माइनस में इधर जाते प्लस में, तो 103 प्लस 2 105 हो जाएंगे, ठीक है। 105 हो गए, x का मान गए तो 105/3, 105 में 3 का भाग देंगे तो 21 नहीं आएगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 35 आ जाएगा। तो हमारा राम का मान कितना आ गया 35, ठीक है। राजेश का पूछ रहा है तो 35 में से 5 को घटा दो 30, नेहा का पूछ रहा है तो 3 जोड़ दो, 35 होते हैं 38। तो सबका जिसका भी मान आपको पूछा है आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। सर आपको ये एक याद रखनी, इस क्वेश्चन में जिसके भी 2 नाम आए ना उसको x मानना, ताकि सरल तरीके से ये क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो गणित की जो महत्वपूर्ण जो सीरीज थी प्रश्नों की वो आज की तो हो चुकी है, ठीक है। टोटल 19 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और 20वां क्वेश्चन था वो मैंने आपको जो HW है होमवर्क के लिए दे दिया, जिसको आप कमेंट करके उसका आंसर बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और किसी मैथ टेस्ट या फिर जो चैप्टर वाइज सीरीज है उसके साथ मिलते हैं। और बार बार बता रहा हूँ, अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।